नमस्कार, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, कल का दिन जम्मू कश्मीर के स्वयं सेवकों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है। कल आरएसएस चीफ डॉक्टर मोहन भागवत अपने 4 दिवसीय दौरे के लिए जम्मू आ रहे हैं और अपने इस दौरे के दौरान 5 अगस्त 2019 के बाद जो बदलाव जम्मू कश्मीर में आया है, जो बदलाव जम्मू कश्मीर लद्दाख में आया है, उसका आंकलन करेंगे। कार्यकर्ताओं को, ये स्वयं सेवकों को संबोधित करेंगे, साथ ही साथ आम पब्लिक को भी एड्रेस करेंगे। आम पब्लिक को वो 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर जनरल जोरावर सिंह ऑडिटोरियम जो जम्मू यूनिवर्सिटी का है, वहां से संबोधन करेंगे और कार्यकर्ताओं को 3 तारीख को ऑनलाइन संबोधित करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट है। और आपको बताते रहे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सेवा कार्यों में तत्पर रहता है हमेशा ही। जब जब आपदा और विपदा इस देश पर आई है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कंधे से कंधा मिला करके सरकार के साथ काम किया है, प्रशासन के साथ काम किया है। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो करीब 11 साल पहले लद्दाख में जब फ्लड आया था, उस दौरान लद्दाख में जिस तरीके से तबाही मची थी, हजारों की तादाद में लोग गायब हो गए थे और कितने लोगों की जानें चली गई थी, उस दौरान भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने लोगों के बचाव में सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला करके काम किया, लोगों तक फूड पैकेट पहुंचाए। इतना ही नहीं, आपको बताते चले कि निरंतर सेवा भाव से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता लगातार काम करते हैं। अगर हम 2014 के फ्लड की बात करें, और 2014 में जब फ्लड आया था, उस दौरान भी उन्होंने 1528 लोगों को रेस्क्यू किया था। 5270 लोगों को कहीं ना कहीं पैकेट, फूड पैकेट्स प्रोवाइड किए थे और बाकी कई चीज़ें ईमानदाराना तरीके से उन्होंने की थी, जो आज भी 525 कार्यकर्ता लगे हुए थे। 210 गांव में ये सेवाएं दी जा रही थी। यानी कुछ लोग जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ बातें करते थे, उनके लिए ये आईना है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जब कभी भी, अब कोविड-19 की बात ही ले लीजिए, कोविड-19 में इन्होंने विशेष रसोई बनाई हुई थी। कोई भी जो कोविड से पीड़ित है, जिसके पास खाना नहीं है, वो फोन कर सकता था। सिलेंडर की जरूरत, वेंटिलेटर की जरूरत, आइसोलेशन, यानी सेवा भाव से काम किया। और शायद वो कार्यकर्ता जिन्होंने काम किया है, वो 2016 से इंतजार कर रहे थे कि कब आरएसएस चीफ आए। आरएसएस चीफ कल 1:30 बजे पहुंचेंगे और 3 अक्टूबर को बाय ट्रेन वापस आएंगे। दर्शकों, जम्मू के लिए बड़ी खुशी की बात है, 2 अक्टूबर को जब गांधी जयंती होती है, तब बीटिंग द रिट्रीट जो है सुचेतगढ़ बॉर्डर पे होगी। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया है। जिस तरीके से बाघा बॉर्डर पे होता है कि दोनों बीएसएफ की पार्टियां, चाहे पाकिस्तान की हो चाहे भारत की हो, अपनी अपनी जुरिडिक्शन, अपनी अपनी हदों के अंदर परेड करती हैं, जिसका नज़ारा पाकिस्तान की आवाम भी देखती है और भारत की आवाम भी देखती है। ऐसा नहीं होगा, लेकिन बीएसएफ अपने जुरिडिक्शन, अपने हदों के अंदर 2 अक्टूबर को बीटिंग दी रिट्रीट प्रचलन शुरू करेगी। एक लंबे समय से इसका प्रयास किया जा रहा था, लेकिन 2 अक्टूबर से ये शुरू हो जाएगा। पूरी तैयारियां हो चुकी है, टूरिज्म डिपार्टमेंट ने भी पूरी तैयारी कर ली है और बीएसएफ के जवानों जिन्होंने परेड करनी है, वो भी बड़े उत्साहित हैं। पहले एसडीएम से हमने बातचीत की तो एसडीएम का कहना है कि ये लगातार निरंतर चलती रहेगी और टूरिस्ट को आकर्षित करने के लिए ये परेड बड़ी लाभकारी सहायक होगी। छत्तीसगढ़ में यहाँ बीएसएफ 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन यहाँ बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी शुरू करेगी इस बार। तो ये किस्म का समझो बाघा बॉर्डर की तरह ही परेड होगी यहाँ। तो उस परेड को देखने के लिए शुरुआत हो रही है। हमारे माननीय एलजी साहब आ रहे हैं, उसके साथ बाकी ऑफिसर्स आ रहे हैं। तो ये अपनी किस्म की एक नई किस्म की चीज़ होगी जम्मू वालों के लिए। जम्मू के लोग हैं जो वो बाघा बॉर्डर पर देखने जाते हैं परेड। उसके जगह जहाँ अगर शुरू हो जाता है हमारा प्रोग्राम, ये बॉर्डर खुल जाता है, तो नई में खुलेगा तो ये परेड इनकी रेगुलरली चलती रहेगी। इससे लोकल लोगों का जो है
उनकी इकॉनमी में भी फर्क पड़ेगा, दुकानदारों को फर्क पड़ेगा, उनकी इकॉनमी बढ़ेगी, उन लोगों के लिए ट्रेड बढ़ेगा और हमारे जो लोकल लोग हैं या आगे पीछे के जो भी हैं उनको जहाँ विजिट बॉर्डर टूरिज्म को ये बूस्ट मिलेगा। तो टूरिज्म डिपार्टमेंट ने ये काफ़ी वहाँ बंदोबस्त किया हुआ है, तो इससे ये काफ़ी अच्छा रहेगा। हालांकि ये लंबे समय से प्रयास किया जा रहा था। वक्तन वक्तन गवर्नमेंट ये भी कहती थी, केंद्र सरकार से ये भी बातचीत चलती थी कि आप इस रोड को खोल दीजिए। सियालकोट जैसे उड़ी, मुजफ्फराबाद, पुंछ, रावलाकोट, तो सुचेतगढ़ सियालकोट को भी खोलने की बात की जाती थी, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। लेकिन अब बीटिंग द रिट्रीट शुरू हो गई है, इससे लोगों में बड़ा उत्साह है। लोगों को लगता है कि उनकी जो माली हालत है वो भी मजबूत होगी। ये रोड जो बन रहा है साढ़े वैसे बहुत बॉर्डर वाले वैसे अच्छा हो रहा है। हमारा कारोबार चलेगा, दुकानें खुलेंगी, टूरिस्ट आएंगे, हमारे को बहुत फायदा हो जाएगा, रोड भी अच्छा बन जाएगा जी। हाँ, ये बाघा बॉर्डर जो परेड होंगी इस बॉर्डर पर भी परेड होया करेगी। ये तो सानू बहुत फायदा हो जाएगा कि टूरिस्ट आएंगे, रोड पर दुकानें खुलेंगी, दुकानें खुलने के बाद हमारा कारोबार बढ़ेगा और हमारे को बहुत फायदा हो जाएगा। दर्शकों, अगर हम बात करें बाज़ार की, जम्मू का पुराने बाज़ार की जो बड़ा पॉपुलर हुआ करता था, जब ट्रेन कटरा डायरेक्ट चलेगी उसके बाद ये बाज़ार आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर पड़ता गया। और अगर हम इस तरह के प्रयास करते रहेंगे, जैसे आर्टिफिशियल लेक अगर बन जाती है, साबरमती के पैटर्न पे तभी को डेवलप किया जाता है, या फिर बाकी मुबारक मंडी को जल्द से जल्द रेनोवेट किया जाता है, और जिस तरीके से सुचेतगढ़ में बीटिंग द रिट्रीट होता है, तो कहीं ना कहीं उससे टूरिस्ट को आकर्षित किया जा सकता है। आप लोगों ने सुना देखा होगा कि अभी जैसे बाघा बॉर्डर में परेड होती है, इस स्टेटगढ़ में भी ऐसा बनेगा, इधर भी परेड हो करेगी। फिर दुनिया बाहर से देखने के लिए, जैसे बाघा बॉर्डर में बड़ी से बड़ी नफरी आती है देखने के लिए, इधर भी ज़्यादा से ज़्यादा नफरी आएगी देखने के लिए। और ऐसा होगा जैसे हमारी बासमती है, लोगों को सारा मशहूर है, लोग इधर से आएंगे फिर बासमती अपना इधर से खरीद के ले जाएंगे। और भी लोगों को आने जाने के रोड अच्छे हो जाएंगे, लोगों की सुविधा हो जाएगी, फिर लोगों और भी बच्चों को थोड़ी बहुत ही उधर से मतलब रोज़गार वगैरह मिलेगा। तो और भी अगर पाकिस्तान नहीं भी उधर चाहता, फिर भी अपना आन के जैसे भी दुनिया आर्मी वालों को भी उधर आना जाना काफ़ी हो जाएगा। बाघा बॉर्डर की तरह यहाँ परेड जो है होने जा रही है, और मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी ये परेड जो है वो यहाँ शुरू हो, और जो हमारा यहाँ से आरसपुरा से ये रोड स्टेटगढ़ बॉर्डर के ऊपर गया है, इसको भी जल्दी जल्दी काम पूरा किया जाए। और काम इसका हो रहा है लेकिन बड़े अधीरे हो रहा है, और इसको जल्दी जल्दी पूरा काम किया जाए। और यहाँ आरसपुरा के जो भी नौजवान हैं उनका काम जो है यहाँ पर बढ़ेगा, और सभी का दुकानों का और टैक्सियों का, टांगे का, रक्षे का, और यहाँ भी जितने भी हमारी यहाँ बॉर्डर पर बासमती जो हमारे किसान लोग पैदा करते हैं उसकी कीमत भी बढ़ेगी, और यहाँ लोग बाहर से टूरिस्ट के लिए यहाँ आते हैं और भी ज़्यादा आएंगे। दर्शकों, जम्मू प्रोविंस की सबसे बड़ी अनाज मंडी, जिसको हम वेयर हाउस कहते हैं, वेयर हाउस अब कंजस्टेड होता जा रहा है। ये 1957 में करीब उस दौरान इसको रखा गया था, लेकिन उसके बाद से इसमें कोई एक्सपेंशन नहीं हुई है, और जिसके बाद से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये अगर हम रात के टाइम वहाँ पर जाते हैं 8 बजे के बाद, तो वहाँ पर ट्रैफिक जैमिंग रहती है, क्योंकि बड़ी गाड़ी ट्रक्स वहाँ पे आ जाते हैं। इससे पहले ट्रक अलाउ नहीं होते हैं। और फिर उसके बाद करीब 200 करोड़ से ज़्यादा का टैक्स भरने वाला ये बाज़ार अपनी जर्जर हालत के लिए तरस रहा है। बार बार उसके कहा जाता रहा कि वो शिफ्ट किया जाएगा, राया मोड़ पे शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन शिफ्टिंग नहीं होती है। वहाँ का मुलाजिम आज मायूस है। उनका कहना है कि कहीं ना कहीं सरकार अनदेखी कर रही है, और इतने बड़े बाज़ार की अनदेखी कर रही है जो सिर्फ जम्मू प्रोविंस को ही कैटर नहीं करता, कश्मीर को भी कैटर करता है। सबसे पहले तो मैं आपको ये करेक्ट करना चाहता हूँ, ये वेयर हाउस की जब नींव पड़ी थी 1957 में, बख्शी गुलाम मोहम्मद जी ने इसको बनाया था।
उस टाइम जितने भी हमारे ये जितने व्यापारी थे, होलसेल वाले, वो सारे कनक मंडी में रहते थे, कनक मंडी से ही कारोबार करते थे। फिर एक दिन 59 के आसपास से उन्होंने बोल दिया कि ये कनक मंडी में बड़ी गाड़ियों का आना मना है। तो उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता करके लोगों ने यहाँ पे आना शुरू कर दिया और फिर उसको आबाद होने में 4-5 साल लगे। तो अंदाजा समझो कि 1964-65 के आसपास ये फुल फ्लैज चलना शुरू हो गया था। उस समय के हिसाब से उस टाइम में 1959 या 60 में समझ लीजिए कि जम्मू की आबादी सारी कुल 1.5 से 2 लाख आबादी थी। आज जम्मू की आबादी जो है ये समझो कि 33 से 35 लाख आबादी है। वेयर हाउस का आकार उस टाइम के हिसाब से बहुत अच्छा बना था, पर उसने दिक्कत ये आ रही है अब हमें कि ये हमें पूरी तरह से कैटर नहीं कर पा रहा, क्योंकि ये मंडी 65 साल पुरानी हो चुकी है। इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे नील के बराबर है और गवर्नमेंट की तरफ से कोई हमें हेल्प नहीं है, ना ही गवर्नमेंट का कोई इदारा, जो भी इंस्टीट्यूशन है, जो जेडी है या कुछ भी है, उनसे कोई फुल प्रूफ कोई बात नहीं अभी तक हो पाई है। दर्शकों, व्यापारी तबके का कहना है कि मंत्री आते हैं, बड़े बड़े नेता आते हैं, आकर के आश्वासन देते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अफसर भी आते हैं, आकर के आश्वासन देते हैं, लेकिन इस बाजार की, इस वेयर हाउस की, नेहरू मार्केट की दयनीय हालत बनी हुई है। कोई भी सरकार इसको विकसित करने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल सही बात बोला आपने कि जिस तरह से हमारा वेयर हाउस नेहरू मार्केट जो एरिया है, और मैं समझता हूँ पूरे जम्मू कश्मीर और प्रोविंस को सप्लाई करता है, एसेंशियल सप्लाई। और मैं समझता हूँ 1962 में हमारा वेयर हाउस बना था, और उसके बाद जो है मैं समझता हूँ आज 50 साल हो गए तकरीबन इस वेयर हाउस को बने हुए। और उस समय जब ये बना था तो उसके हिसाब से जो बहुत बड़ा वेयर हाउस था, और लोगों का आना जाना जो है जब शुरू हुआ कि वेयर हाउस के अंदर, और आज ये पोजीशन है कि जो ट्रकों का है वो हैवी वेट आ रहे हैं। और मैं समझता हूँ उस समय जो ट्रक का लोड था वो 9 टन के करीब आते थे मैक्सिमम। आज जो ट्रकों का लोड है वो तकरीबन 32 टन के करीब है। इससे गाड़ियों का आकार भी बढ़ गया है, और मैं समझता हूँ जो यहाँ काम करने का है वो दायरा भी काफी बड़ा हो गया है। उससे ये देखते हुए हमने कई बार एडमिनिस्ट्रेशन से बात की है, वहां से अथॉरिटी से भी बात की है, और मैं समझता हूँ जल्द ही इस लैंड को रेक्टिफाइड करके, और हमने यही हर बात अपने पक्ष रखा हुआ है कि हमें तो एक तो ओनरशिप राइट मिलनी चाहिए, और दूसरा जो हमें गोडाउन्स की जगह मिलनी चाहिए बाहर। दर्शकों, व्यापारी तबके का कहना है कि जब बना था तब ठीक था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आबादी बढ़ती जा रही है, खपत बढ़ती जा रही है, कंजप्शन बढ़ती जा रही है, माल ज़्यादा आ रहा है, लिहाजा अब वो कैटर नहीं कर पा रहा है। जिस समय ये वेयर हाउस बना था, ये 1960 के करीब वेयर हाउस बना था। उस समय J&K की आबादी जो थी वो करीब 25 लाख के करीब थी। उस समय वक्त और हालात के मुताबिक हम लोग उस समय कनक मंडी में व्यापार करते थे। हमें कनक मंडी से उठा के हमें वेयर हाउस लाया गया। उस समय के मुताबिक यहाँ पे उस समय छोटी छोटी गाड़ियों का प्रबंध होता था। उस समय ये वेयर हाउस बहुत खुला लगता था, लेकिन आज वेयर हाउस को बने जो पूरे 61 साल हो चुके हैं, अब वो 9 टन की गाड़ी नहीं रही, 10 टन की गाड़ी नहीं रही, उल्टी 21 टन, 24 टन और 40 टन की गाड़ियां आती हैं। उसके मुताबिक ये वेयर हाउस बहुत छोटा सा लगता है। समय और वक्त के मुताबिक अब जब आबादी जो है वो 1.5 करोड़ के करीब हो गई है, हमें उस समय के मुताबिक माल गोदाम भी बड़े छोटे लगने लगे हैं। अब गोदामों में भी माल हमारे पास इतना पूरा नहीं होता जिससे भी हम अपनी सप्लाई लाइन को पूरा कर सके। और समय और वक्त के मुताबिक गवर्नमेंट को इसकी तरफ पूरा ध्यान देना चाहिए। भी व्यापारियों की दिक्कत को भी पूरा ध्यान में रखते हुए इस वेयर हाउस को हमने बड़ी डिमांड की थी डिपार्टमेंट से, भी हमें जो है वेयर हाउस के ऊपर बनाने की इजाजत दी जाए या नीचे अंडरग्राउंड बनाने की इजाजत दी जाए।
दर्शकों, ऑर्गेनाइज लेबर के लिए लेबर डिपार्टमेंट बहुत कुछ करता है, लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड लेबर के लिए, ऐसे श्रमिक जो संगठित नहीं होते, उनके लिए लेबर डिपार्टमेंट क्या कर रहा था, इस बाबत हमने लेबर कमीशन अब्दुल रशीद वार से बातचीत की। दर्शकों, इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं अब्दुल रशीद वार, लेबर कमिश्नर। वार साहब, आपका स्वागत है। और सवाल मेरा ये रहेगा, ऑर्गेनाइज्ड लेबर के लिए तो कमीशन बहुत कुछ करता है, अनऑर्गेनाइज्ड लेबर है, उसके लिए क्या कमीशन के पास कोई नया मसौदा है? हाँ, बेशक है सर। इसमें जो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ई श्रम का पोर्टल एक लॉन्च हो गया है जी। असल में देखा जाए कि जो सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008 में बेसिकली लागू हो गया है पूरे हिंदुस्तान में, तो इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर एज वेल। तो उसके बाद से जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इससे पहले शुरू हुई थी वो ऑफलाइन मोड में पहले हुआ था शुरू, लेकिन वो ठीक तरह से ऑफलाइन मोड में नहीं कर पाए ठीक तरह से। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसमें डिसीजन लिया है कि इसमें एक ऑनलाइन पोर्टल जो रजिस्ट्रेशन के लिए हो जाएगा। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ही एक पोर्टल बनाया गया है, ऑनलाइन पोर्टल, ई श्रम पोर्टल उसका नाम है, जिस पर इसकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। और रजिस्ट्रेशन के बाद जो भी इनके बेनिफिट्स है वो इस अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को मिल जाए। तो ये पोर्टल लॉन्च हुआ है 26 ऑफ लास्ट मंथ, और तब से रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो शुरू हुआ है। तो हमारे जो ऑनरेबल मिनिस्टर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है उन्होंने उसको लॉन्च किया था। एक सवाल ये उठता है कि जो ऑलरेडी अनऑर्गेनाइज्ड लेबर है जी, क्या वो पोर्टल उपयोग कर पाएगी? क्या उसको इतनी जानकारी होगी कि ऑनलाइन अपने रजिस्ट्रेशन कैसे कराएंगे? हाँ, अगर नहीं जानकारी है तो कमीशन कितना उनको कोऑपरेट कर रहा है, कितना जागरूक कर रहा है, ठीक है, कैसे कर रहा है? ठीक है, देखिए, सबसे पहले तो बात यही है कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का जो लेबर है, वर्क क्लास जो है, वर्कर्स है, उन तक सारे पहले बात अच्छी तरह से पहुंच जाए कि रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, किस तरह की जाती है, क्या करना है। तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से भी थोड़ा सा उस बारे में बताना चाहूँगा कि जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है ये तो सबसे पहले फ्री ऑफ कॉस्ट है। जितने भी CSC सेंटर्स अक्रॉस द J&K है या अक्रॉस द कंट्री है, तो मैं तो बिलखुसूस बात करूँगा जम्मू कश्मीर में जितने भी वर्कर्स हैं, चाहे वो बाहर के हैं जो इस वक्त यहाँ काम कर रहे हैं, तो विच इंक्लूड्स जो इसमें पटरी पर काम करते हैं, जो रेडे वाले होते हैं, गाड़ी के ड्राइवर्स होते हैं, ऑटो रिक्शा होते हैं वो चलाते हैं, मज़दूर होते हैं, जितने भी जब प्लेटफार्म पर काम करते हैं, रेलवे स्टेशन पर काम करते हैं, कहीं का मतलब कि जितने भी अनऑर्गेनाइज्ड इंक्लूडिंग जो फैक्ट्रीज़ में भी काम करते हैं वो भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन उसमें इतना ही होगा जिसका PF और ESI का कंट्रीब्यूशन आता है वो बेनिफिट उसको नहीं दिया जा सकता है। लेकिन किसी वक्त वो फैक्ट्री में शायद हो सकता है काम वो छोड़ जाए या फैक्ट्री से निकाला जाए या कोई और समस्या उसको आ जाए जिससे वो फैक्ट्री का वर्कर नहीं रहेगा। लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जब डेटाबेस में वो होगा तो उसमें उस वक्त जो भी बेनिफिट जो गवर्नमेंट की तरफ से होगा उसको वो मिल जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए सिंपल सी उसको CSC सेंटर पर जाना है, जो भी उसको नज़दीकी CSC सेंटर होगा वहाँ पर वो जा सकता है, अपने आप को वहाँ रजिस्टर कर लेगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए सिंपल इसको जो प्रोसेस है इसमें कोई डॉक्यूमेंट्स इसको ज़रूरत नहीं है, या जो अक्सर बेशतर रजिस्ट्रेशन के वक्त जो हम लोगों को बोलते हैं आपको ये डॉक्यूमेंट या ऐसा कुछ चाहिए, लेकिन इसके लिए कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। लेकिन हमारी तरफ से उनको ये रिक्वेस्ट है कि वो आधार कार्ड और बैंक का जो पासबुक है वो साथ उठाए, ताकि जो रजिस्टरिंग उसको करेगा वो एक्यूरेट जो उसके जो आधार नंबर है वो गलत ना हो जाए, या बैंक अकाउंट जो है वो लिखते वक्त गलत ना हो जाए। रशीद साहब, ये पब्लिक ये भी जानना चाहती है, जो अनऑर्गेनाइज्ड लेबर है सेक्टर है जी, ये भी जानना चाहती है कि इसमें बेनिफिट क्या क्या है, क्या बेनिफिट है? सर देखिए, बेनिफिट इसमें बहुत सारे जो अभी नोटिफाइड बेनिफिट्स है उसमें मैटरनिटी बेनिफिट्स है, उसमें कुछ असिस्टेंस, एजुकेशन असिस्टेंस भी है। लेकिन फिर भी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से टाइम टू टाइम जो भी बेनिफिट्स इसमें ऐड हो जाएंगे वो सारे बेनिफिट्स उसको मिल जाएंगे, चाहे कोई भी बेनिफिट जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम टाइम टू टाइम करेगी। इस वक्त अब देखिए जो हमारे पास बोर्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है अंडर BOC एक्ट में, उनको जो हम इस वक्त असिस्टेंसेस दे रहे हैं, जैसे एजुकेशन असिस्टेंस देते हैं, मैटरनिटी बेनिफिट देते हैं, इंजरी बेनिफिट देते हैं, मेडिकल बेनिफिट देते हैं, वो सारे बेनिफिट्स उनको मिल जाते हैं।
तो अब जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का कंप्लीट एक पोर्टल ही बन जाएगा, जिसमें जो बीओसी वर्कर्स है वो भी उसमें ऐड हो जाएंगे, जो बीओसी वर्कर है वो भी इसी पोर्टल के साथ इंटीग्रेट हो जाएंगे। और इसमें जो बैक एंड पर जो बाकी इंटीग्रेशन उनको करनी है, उसमें पीएफ का भी इंटीग्रेशन होगा, उसमें ईएसआई का भी इंटीग्रेशन होगा। तो उस हिसाब से मान लीजिए अगर कोई ऑलरेडी किसी जगह काम कर रहा है और वो वहाँ पर उसको पीएफ और ईएसआई का कंट्रीब्यूशन मिलता है, तो ऑब्वियसली वो इस बेनिफिट से बाहर चला जाएगा। लेकिन जब ये सारा जो कंस्ट्रक्शन वर्कर और बाकी अनऑर्गेनाइज वर्कर जब ये सारे मिलकर एक ही पोर्टल में इंटीग्रेट हो जाएंगे, हम तो जो हमारे पास बीओसी वर्कर्स का जो डेटा है उसका ऑलरेडी हमने एक्सेल मोड में उन्होंने डेटा जो है मांगा है वो दिया हुआ है, वो इसमें इंटीग्रेट हो जाएगा। जो ऑलरेडी हमारे पास रजिस्टर्ड है यहाँ बीओसी में वो भी हो जाएंगे। अल्टीमेटली इन सब के लिए जो बेनिफिट ऑफ स्कीम के जो बेनिफिट्स है वो नोटिफाई हो जाएंगे। एज ऑफ नाउ जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो रही है जिसमें हम डेटाबेस तैयार करेंगे, जैसे डेटाबेस तैयार हो जाएगा इनके जो सारे बेनिफिट्स है वो सारे खुलेआम आ जाएंगे कि क्या क्या बेनिफिट्स है जो इनको दिया जा सकता है। कुछ लोग, कुछ ऑनर जो हैं वो अपने एम्प्लॉइज का पीएफ जमा नहीं करवाते हैं, पीएफ कटवाते ही नहीं, छुपा के रखते हैं, हाइड रखते हैं। क्या ऐसे लोगों को आपने आइडेंटिफाई किया? अगर आइडेंटिफाई किया तो किस तरह की कार्रवाई आप करते हैं? सर अगर आप देखेंगे तो इस वक्त तो जो ईपीएफओ जो है वो बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सेंट्रल एक्ट इस वक्त लागू है, तो इसमें जो पावर्स है वो सारे उन्हीं के पास है। अगर एक लेबरर आपके साथ शिकायत करते हैं कि एम्प्लॉइज किसी फैक्ट्री में यूनिट्स में काम कर रहा है, वो आपको शिकायत करते हैं कि मेरा बेशक अगर कोई, देखिए अगर हमारे पास शिकायत दर्ज हो जाएगी कि मैं जी फलानी फैक्ट्री में काम करता हूँ, मेरा वहाँ पर ईएसआई नहीं करता है क्योंकि ईएसआई की स्कीम भी यहाँ चलती है, या पीएफ का कंट्रीब्यूशन नहीं करता है, तो जो भी कंसर्न इसके होंगे हम उन तक पहुँचाएंगे। और ये जो स्टैच्यूटरी कंप्लायंसेस जो है वो हर एक को करनी है। स्टैच्यूटरी कंप्लायंसेस चाहे कोई भी फैक्ट्री ओनर हो या कोई भी एस्टेब्लिशमेंट हो या कोई भी ऐसा महकमा हो जहाँ पर अनऑर्गेनाइज सेक्टर का या कोई वर्कर वहाँ काम करता है जिसमें ये कंट्रीब्यूशन देना है, तो स्टैच्यूटरी कंप्लायंसेस पर कोई ये नहीं होगी कि नहीं जी चलो ये नहीं देते हैं तो हम छोड़ देंगे। किसी भी सूरत में उस पर जो कानूनी कार्रवाई हो जाएगी वो हमें शिकायत दर्ज कर सकते हैं, हम कंसर्न क्वार्टर तक पहुँचा सकते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है कि आप इनका कंट्रीब्यूशन क्यों नहीं देते। तो वेव 1 और वेव 2 में कोविड-19 की बात कर रहा हूँ, जिन लोगों को निकाला गया है क्या वो आपके पास आए हैं? जिन लोगों की सैलरी नहीं दी गई है क्या वो आपके पास आए हैं? तो आपकी तरफ से क्या कार्रवाई हुई है? देखिए हमारे पास कुछ शिकायतें आई है जिसमें कोविड के दौरान जो है कुछ लोगों को निकाला गया है, लेकिन उसमें चूँकि जब ये हमारे पास आ जाता है कोई भी कंप्लेंट या कोई भी रिक्वेस्ट हमारे पास आती है वो हमारे कोर्ट में चलती है, उसमें बाज़ाब्ता तौर एडजुडिकेशन हो जाती है, उसमें दूसरे फरीक का भी सुना जाता है कि उनको क्यों निकाला, कैसे निकाला गया, क्या उनके पेंडिंग वेजेस है, अगर पेंडिंग वेजेस है वो उसको वागुजार किए जाते हैं, अगर उन्होंने वो निकाला है। देखिए बहुत सारी बातें होती हैं, कभी ये भी होता है कि कोई फैक्ट्री में कोई वर्कर काम करता है, ये मुझे ठीक तरह काम नहीं करता है इसलिए मैंने उसको निकाल दिया है। ऐसे कोई बहुत सारी चीज़ें होती है जिसमें एडजुडिकेट करना पड़ता है। अगर उसका कोई ग्रेजुएटी बनता है तो उसका अगर 5 साल उसने रेगुलर काम किया होगा तो वो ग्रेजुएटी का हकदार है, ग्रेजुएटी हम दिला सकते हैं। या बाकी उसका पेंडिंग वेजेस है या उसको वेजेस बाकी ठीक तरह से नहीं दी जाते हैं, वो वेजेस या कम मिनिमम वेजेस दिए जाते हैं, या किसी किस्म की भी शिकायत हो जो लेबर एक्ट में हमें फॉल करता है उस पर हम कानूनी कार्रवाई करते हैं। क्या इस तरह की शिकायतें आती हैं कि कोई लेबर कहता है, एम्प्लॉय कहता है कि मेरा साथ यूनिट में काम करते करते अनटूवर्ड इंसिडेंट हो गया लेकिन कंपनी ने उसके उपचार के लिए, ट्रीटमेंट के लिए खर्च नहीं किया? क्या इस तरह की शिकायतें भी आती हैं? कंपनसेशन में अगर कोई इस तरह हमारे पास आता है तो कंपनसेशन एक्ट में हम उसका केस कर सकते हैं। कोई जब आएगा हमारे पास तभी हम एडजुडिकेट करेंगे उसको, और जो भी उसका कंपनसेशन है वो हम उसको दिला देंगे। महकमा तो बैठा है, अगर किसी को कोई ऐसी शिकायत है वो हमारे पास आ जाए तो हमारे पास शिकायत दर्ज करे कि इस तरह मैं फैक्ट्री में काम करता था, ड्यूरिंग वर्क मुझे वहाँ पर इंसिडेंट हो गया, मुझे कुछ एक्सीडेंट हो गया जिसमें मुझे ये प्रॉब्लम आ गई, तो उसको बेनिफिट्स जो है पहले तो एक वर्कर को ये भी पता होना चाहिए कि मुझे ईएसआई में भी रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ईएसआई में भी काफ़ी सारे बेनिफिट्स है। उसमें उसको ऐसे भी इंजरी बेनिफिट्स ऐसे हैं कि हो सकता है किसी की कोई ज़ख्मी हो गया है, वो काम नहीं कर पाता है, तो उस दौरान का जो 50% सैलरी जो है वो उसको ईएसआई की तरफ से मिल जाती है। मतलब ऐसी बहुत सारी स्कीम्स है। बीइंग ए लेबर कमिश्नर आप पर थोड़ा सा प्रेशर तो रहता होगा, एक एम्प्लॉइज आपके पास आता है और उसकी फैक्ट्री का मालिक जो करोड़ों का जिसके पास टर्नओवर है, तो आप पे दबाव रहता है कि
मालिक के साथ कैसे उलझा जाए? देखिए, हमारे पास ये महकमा बना है लेबर क्लास के लिए। ये फैक्ट्री ओनर के लिए ठीक है, हमें अपने हिसाब से एडजुडिकेट करना है, फेवरेटिज्म नहीं करना है। मान लीजिए अगर कोई फैक्ट्री ओनर है, फैक्ट्री ओनर का मुझे फ़ोन आएगा, सर छोड़ दीजिए इसको, ऐसा कुछ नहीं होगा। हमें कोई भी दबाव में नहीं डाल सकता है। हम जो भी सही होगा, जो भी कानूनन जायज़ होगा, उस पर कोई भी आदमी जो है वो हमें आकर कह सकता है कि सर मेरा ये शिकायत है, उस पर वो देखिए आज तक भी ऐसा कोई इंसिडेंस नहीं हुआ जहाँ पर लेबर महकमा किसी भी तरीके से किसी दबाव में आ गया और किसी को फिर फेवर करने के बजाय या उसका जो जेन्युइन ग्रीवेंस है उसको छोड़कर किसी और को फेवर किया है। ऋषि साहब, आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि कोविड से पहले रूटीन में सारी चीज़ें चल रही थी और कोविड के बाद कमीशन पर कितना दबाव बना, लेबर डिपार्टमेंट पर कितना दबाव बना? देखिए, जहाँ तक मैं ये कहूँगा कि जब कोविड, आप उस दौरान भी मुझे लगता है आपके साथ काफ़ी सारी आपके इंटरव्यूज़ हो गए हैं। कोविड के दौरान सबसे पहले ये प्रॉब्लम आ गई थी कि जो लेबर, जो बाहर के लेबर थे वो यहाँ पर थे और जैसे लॉकडाउन हो गया वो काफ़ी परेशान हो गए थे। लेकिन सरकार की तरफ से जो उठाए गए इक़दाम थे उसमें तो हमने काफ़ी प्रेशर रहा, बहुत ज़्यादा प्रेशर रहा। तो क्योंकि हमने उस वक्त फ्रंट में जाकर फील्ड में उनके साथ शाना बशाना मिलकर उनको गाड़ियों में बिठाया, उनको ट्रेन में बिठाया, उनको अपने अपने घरों में पहुंचाया। ये हमारा चैलेंजिंग था उस वक्त, क्योंकि हमारे पास ना इनका डेटाबेस था, ना हमें पता था कौन था, कहाँ पर है, कहाँ रह रहा है। अपनी मर्ज़ी से आता है, जहाँ उसको मर्ज़ी होता है वहाँ वो बैठता है। तो अगर इंटरस्टेट माइग्रेंट एक्ट की बात करें, उसको उस खाते में जब कोई आता है, कोई भी एम्प्लॉयर जो है 5 से ज़्यादा आदमियों को किसी जगह एम्प्लॉय करता है, उसको रजिस्ट्रेशन करना होता है, हमारे पास डेटा होता है। लेकिन ये इस किस्म का आता है जिसमें इंडिविजुअल कैपेसिटी में काफ़ी सारे लोग हज़ारों की तादाद में आते हैं और अपनी मन मर्जी से जहाँ उनको दिल होता है वो बैठते हैं। फिर उनको आइडेंटिफाई करना, उनको एक एक करके घरों से निकालना, जो परेशान थे उन तक पहुँचना, फिर उनको अपने अपने घरों में पहुँचाना। और इस दौरान जो लेबर क्लास था, जो जम्मू कश्मीर के रहने वाले थे, उन पर जो सरकार की तरफ से मुआवजा अनाउंस किया गया 1000 रुपया पर मंथ, 4 मंथ तक कंटिन्यूसली उनके अकाउंट्स में 1000 रुपया हम डालते गए। हम पता भी नहीं है कौन कहाँ पर है, लेकिन डायरेक्टली उसके अकाउंट में हम डालते गए। तो कोविड के दौरान काफ़ी चैलेंजिंग रहा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम अच्छी तरह से उसमें कोप अप कर पाए और सब लोगों को बखूबी और अच्छी तरह से खुशी तरीके से अपने अपने घरों में पहुँचा दिया। ऋषि साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया, थैंक यू। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए। मुझे दीजिए इजाजत।